जरा सोचिए, एक ऐसा ट्रेडर जो अपनी ग्लोबल टीम में टॉप पर है, लेकिन ट्रेडिंग के सबसे बेसिक, सबसे जरूरी नियमों में से एक को वो मानता ही नहीं। आज हम माइक एग्ने की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं और उनका नजरिया शायद हमारे सोचने के तरीके को ही बदल दे। और ये है वो लाइन जो हर ट्रेडिंग टेक्स्ट बुक के खिलाफ जाती है। माइक एग्ने कहते हैं, मैंने अपने करियर में कभी भी स्टॉप्स के साथ ट्रेड नहीं किया, कभी नहीं। मतलब ये एक ऐसा दावा है जो सीधे सीधे हम सबने जो सीखा है उस पर सवाल खड़ा करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कोई ऐसे नियम के साथ दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर बन कैसे सकता है। ये अपने आप में एक पहेली है ना? तो चलिए आज इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो सुनने में इतनी लापरवाही वाली स्ट्रैटेजी लगती है उसके पीछे की असली सोच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है स्टॉप लॉस पैराडॉक्स। यहाँ हम उस सोच को चैलेंज करेंगे जो सालों से सिखाई जा रही है। देखिए, एक तरफ तो हमें सिखाया जाता है कि स्टॉप लॉस रिस्क को कंट्रोल करने का एक टूल है ना? लेकिन दूसरी तरफ है एग्ने, जिनका कहना है कि स्टॉप लॉस सिर्फ एक ही चीज की गारंटी देता है, और वो है आपका लॉस। मतलब सोच में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल आता है, अगर प्राइस नहीं तो फिर क्या? एग्ने के लिए इसका जवाब है समय। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। अगर कोई ट्रेड एक तय समय में वैसा काम नहीं करता जैसा सोचा था, तो इसका मतलब है कि ट्रेड का आइडिया ही गलत था। बस वो बाहर निकल जाते हैं, चाहे प्राइस कुछ भी हो। सारा फोकस पैसे से हटकर समय पर आ जाता है। लेकिन देखिए, एग्ने की कामयाबी सिर्फ इस एक स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं है। ये एक पूरी की पूरी मानसिकता, एक माइंडसेट के बारे में है। अब हम एक ऐसे आइडिया को समझने जा रहे हैं जहां ट्रेडिंग कोई साइंस नहीं बल्कि एक आर्ट है, एक बहुत ही पर्सनल सफर। एग्ने का मानना है कि ट्रेडिंग कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है जिससे कोई भी कॉपी पेस्ट करके कामयाब हो जाए। नहीं, ये एक कला है और हर ट्रेडर का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। जैसे कोई भी दो आर्टिस्ट एक ही तरह से पेंटिंग नहीं बना सकते, ठीक वैसे ही कोई भी दो ट्रेडर एक ही तरीके से सफल नहीं हो सकते। तो फिर सवाल ये है कि एक ट्रेडिंग आर्टिस्ट बनने के लिए चाहिए क्या? एग्ने के मुताबिक ये कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो मार्केट्स के लिए जबरदस्त जुनून, फिर अपनी साइकोलॉजी और टॉलरेंस की गहरी समझ, एक अच्छा मेंटर जो ये सिखाए कि क्या करना है और क्या नहीं, गलतियों से सीखने की हिम्मत, और हाँ, एक और चीज जो थोड़ी अजीब लग सकती है, सही मात्रा में ईगो। ईगो एक पॉजिटिव क्वालिटी? सुनने में ये उल्टा लगता है ना? लेकिन एग्ने का तर्क ये है कि रिस्क लेने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो ईगो से ही आता है। आप ही सोचिए, क्या कोई अपना पैसा दांव पर लगाएगा अगर उसे खुद पर जरा भी यकीन ना हो कि वो सही है? चलिए अब इंडिविजुअल साइकोलॉजी से हटकर जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, यानी मैक्रो गेम। एग्ने का कहना है कि आज का मार्केट पुराने जमाने के मार्केट से बिल्कुल अलग है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। पुराने जमाने में ट्रेडर्स को पता होता था कि ट्रेड के दूसरी तरफ कौन है। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी। लेकिन आज का मार्केट पूरी तरह से गुमनाम है। हमें नहीं पता कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। अब सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम ही सब कुछ है, और इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन ये टेक्निकल चार्ट्स, ये तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। एग्ने के लिए असली कहानी तो कहीं और ही चल रही है। उनका मानना है कि मार्केट का असली ड्राइवर फेडरल रिजर्व है। वो है जो पर्दे के पीछे से सारे तार खींच रहा है। और इस बात का सबूत है ये नंबर। जरा देखिए, 2008 से पहले फेड की बैलेंस शीट $800 बिलियन थी, और कोविड के बाद ये बढ़कर लगभग $9 ट्रिलियन हो गई। ये तो सिस्टम में कैश की सुनामी लाने जैसा है। इग्ने का तर्क है कि जो ऑफिशियल इन्फ्लेशन के आंकड़े हमें बताए जाते हैं वो पूरी कहानी नहीं है। जब वो फेड की बैलेंस शीट की ग्रोथ को देखते हैं तो उनके हिसाब से असली सालाना इन्फ्लेशन रेट लगभग 9.7% है। ये एक सच में चौंकाने वाला नंबर है। और अब आता है उनका सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया। क्या हो अगर ऊंची ब्याज दरें इन्फ्लेशन से लड़ नहीं रही बल्कि उसे और बढ़ा रही है? एग्ने का तर्क है कि ऐसा ही हो रहा है। ऊंची दरों से जो ब्याज मिलता है वो पैसा ऊपर के कुछ लोगों के पास जाता है, जिससे वो और अमीर होते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये सब हमें ले कहाँ जा रहा है? अब हम बात करेंगे फिएट सिस्टम के एंड गेम की, और एग्ने के मुताबिक इसके जो नतीजे हैं वो काफी गंभीर हैं।
एग्ने की नजरिए से स्टॉक मार्केट को देखें तो ये इकोनॉमी की हेल्थ का आईना नहीं है। नहीं, ये तो बस टॉप 10% लोगों के बैंक अकाउंट का सीधा रिफ्लेक्शन है। ये स्टॉक मार्केट को देखने का एक बिल्कुल ही अलग और कह सकते हैं पावरफुल नजरिया है। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम रातों रात ऐसा नहीं बना, ये धीरे धीरे बदला है। ये टाइमलाइन इसके सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स को दिखाती है। पहले 2008 का संकट, जिसने QE यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग के दौर की शुरुआत की, और फिर कोविड के बाद जो जबरदस्त नोट छपाई हुई, उसने तो खेल के सारे नियम ही बदल दिए। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? एग्ने का मानना है कि इन मॉनेटरी पॉलिसीज का जो सामाजिक असर हो रहा है वो होना तय ही था। एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें पैसा कुछ ही हाथों में सिमट रहा है, समाज में अस्थिरता बढ़ रही है और लोग इस टूटे हुए सिस्टम के नए नए विकल्प तलाश रहे हैं। और इसी एक आखिरी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अब जब खेल का पूरा बोर्ड हमारे सामने है, तो क्या हम ये यकीन से कह सकते हैं कि हम सही नियमों से खेल रहे हैं? माइक एग्ने का ये पूरा विश्लेषण हमें मजबूर करता है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज और इस दुनिया को लेकर अपनी समझ पर एक बार फिर से सवाल करें।